सफलता अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मुझे लगता है आज का विषय बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। मान लीजिए आपके सामने एक अजीब सी पहेली आती है। तर्क दिया जाता है कि अगर स्वीट यानी मीठे का संबंध चॉकलेट से है तो बुक यानी किताब का संबंध किससे होगा। हाँ, और पहली नजर में हमारा दिमाग सोचता है कि चॉकलेट मीठी होती है, ये उसका स्वाद है ना, उसका एक गुण है। बिल्कुल। तो हम सोचने लगते हैं कि क्या किताब का गुण ज्ञान है या कागज होना चाहिए। लेकिन जब जवाब सामने आता है तो वो होता है एनसाइक्लोपीडिया यानी एनसाइक्लोपीडिया। सही कहा। और ये कोई सामान्य पहेली नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले लाखों छात्र हर साल ऐसे ही मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह का सामना करते हैं। जी, और आज के इस गहन चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सबसे निर्णायक और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हिस्से को डिकोड करेंगे। सादृश्यता यानी एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिसे कोई भी परीक्षार्थी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता, चाहे बात यूपीएससी सीसैट की हो, स्टेट पीएससी की, एसएससी सीजीएल की हो, या फिर बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस की परीक्षाओं की ही बात ले लीजिए। हाँ, मतलब हर जगह इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है ना? एकदम सही। ट्रेंड एनालिसिस साफ बताता है कि हर प्रश्न पत्र में इन विषयों से जुड़े 3-4 प्रश्न अनिवार्य रूप से आते ही आते हैं। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा बनाने वाले सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि कौन कितने फॉर्मूले रट सकता है। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। वे असल में ये देखना चाहते हैं कि दबाव के बीच एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में किसी इंसान का दिमाग अनजान पैटर्न्स को कितनी जल्दी पहचान सकता है। इन प्रश्नों की प्रकृति एकदम प्रत्यक्ष, तथ्यात्मक और वैचारिक होती है। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक भावी आईएएस अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर या बैंक मैनेजर को इस बात से क्या लेना देना कि ओएसिस और आइलैंड के बीच क्या रिश्ता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। है ना? मतलब प्रशासन चलाने में या नीतियां बनाने में इस तरह के पैटर्न मैचिंग का क्या काम है? क्या ये सिर्फ भीड़ को छांटने का एक तरीका है या इसके पीछे सच में कोई गहरी तार्किक वजह है? ये सवाल बहुत ही वाजिब है। सतह पर देखने पर लगता है कि शब्दों का ये खेल सिर्फ छटनी के लिए है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक वजह हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, किसी भी अधिकारी या प्रशासक के सामने जो समस्याएं आती हैं, वे कभी भी किताब में लिखे सीधे फॉर्मूले की तरह नहीं होती। उनके सामने हमेशा बिखरा हुआ डेटा होता है, अलग-अलग घटनाएं होती हैं। हाँ, वास्तविक जीवन में सब कुछ एकदम स्पष्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो सादृश्यता यानी एनालॉजी असल में तार्किक समझ को मापती है। इसका सीधा सा मतलब है समानता दिखाने के लिए तुलना करना। मतलब अगर मुझे संरचना समझनी हो तो ये A.B.C. ... इस फॉर्मेट में होता है। हाँ, एकदम सही। मतलब जब कोई व्यक्ति ए और बी के बीच का छिपा हुआ रिश्ता समझ लेता है और उसी रिश्ते को एक बिल्कुल नए संदर्भ सी और अगले तत्व पर लागू कर पाता है। अरे ये तो बिल्कुल एक परिवार के रिश्ते को सुलझाने जैसा लग रहा है। मतलब अगर हमें एक तरफ का रिश्ता समझ आ गया तो दूसरी तरफ का जवाब तो खुद ब खुद मिल जाता है ना? बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। ये साबित करता है कि उस इंसान के पास ट्रांसफरेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। एक स्थिति से सीखकर उसे दूसरी बिल्कुल अलग स्थिति में लागू करने की क्षमता। अब मुझे वो एनसाइक्लोपीडिया वाला उदाहरण समझ आ रहा है। पहली बार में वो बहुत बेतुका लगता है, लेकिन अगर हम उसकी गहराई में जाएं, हाँ, तो उसमें क्या लॉजिक दिखा आपको? उसमें स्वीट एक व्यापक श्रेणी है और चॉकलेट उस श्रेणी का एक हिस्सा है, एक गुण है। इसी तरह बुक एक श्रेणी है और एनसाइक्लोपीडिया उसका एक सबसे विस्तृत या चरम रूप है। ये दिमाग को सिर्फ एक ही दिशा में सोचने की आदत से बाहर निकालता है। एकदम परफेक्ट विश्लेषण है आपका। इसमें अक्सर वर्कर और टूल या टूल और एक्शन वाले संबंध भी आते हैं। सादृश्यता का एक और बहुत बेहतरीन उदाहरण है जो अक्सर परीक्षाओं में समरूप युग्म के रूप में आता है और भ्रमित करता है। ओएसिस, सैंड, आइलैंड का। मरुद्यान और रेत, फिर द्वीप और आगे क्या? हाँ, अब ओएसिस यानी मरुद्यान और सैंड यानी रेत का संबंध क्या है? मरुद्यान चारों तरफ से रेत से घिरा होता है और बीच में पानी का स्रोत होता है।
अब इस संबंध को मतलब इस चारों तरफ से घिरे होने की अवधारणा को आइलैंड यानी द्वीप पर लागू करना होता है। ओ, समझ गई। द्वीप भूमि का वह हिस्सा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, इसलिए उत्तर वाटर होगा। बिल्कुल। जो लोग सिर्फ शब्दों का शाब्दिक अर्थ देखते हैं वे अक्सर इस तरह के सरल सादृश्यता वाले सवालों में उलझ जाते हैं। और जहाँ तक मैंने इन स्रोत सामग्रियों को गहराई से समझा है, मैंने देखा है कि ये सिर्फ दो शब्दों के जोड़े तक सीमित नहीं रहता। कई बार ये एक पूरी कार्य प्रणाली को एक श्रृंखला में पिरो देता है। हाँ, आप बहुशब्द सादृश्यता की बात कर रही हैं। हाँ, जैसे एक उदाहरण था इसमें म्यूजिक, गिटार, परफॉर्मर। इसमें तो कार्य, उपकरण और कर्ता तीनों को एक साथ ही जोड़ दिया गया है। बिल्कुल। और परीक्षा बनाने वालों का ये एक बहुत ही पसंदीदा तरीका है, क्योंकि इसमें कार्य कारण संबंध यानी कॉज एंड इफेक्ट स्थापित करना होता है। परफॉर्मर वो इंसान है जो गिटार का उपयोग करके म्यूजिक उत्पन्न करता है। अच्छा, मतलब तीसरा तत्व दूसरे तत्व का इस्तेमाल करके पहला तत्व बनाता है। एकदम सही। जब दिमाग इस श्रृंखला को डिकोड कर लेता है तो वह किसी भी दूसरे परिदृश्य में इसे लागू कर सकता है। जैसे इसका एक और जोड़ा हो सकता है ट्रिक, रोप, एक्रोबैट। मतलब कलाबाज जो कि एक्रोबैट है, वो रस्सी पर करतब दिखाता है। ये तर्क की एक मजबूत दीवार खड़ी करने जैसा है। भाषा और अर्थ वाले ये तर्क तो फिर भी एक सीमा तक समझ आते हैं। इंसान का दिमाग कहानियों और शब्दों को तो जोड़ ही लेता है। हाँ, वो थोड़ा स्वाभाविक लगता है। लेकिन मुझे असली हैरानी तब होती है जब अचानक से उसी पेपर में, उसी सेक्शन में शब्दों को हटाकर संख्याएं डाल दी जाती हैं। मतलब दिमाग को अचानक अर्थ खोजने वाले मोड से निकालकर एकदम कैलकुलेटर मोड में डाल दिया जाता है। हाँ, गणितीय सादृश्यता छात्रों को बहुत परेशान करती है। जैसे एक जगह उदाहरण दिया गया है 25, 37, 49। अब आप ही बताइए, गणितीय सादृश्यता में ऐसा क्या खास है जो भाषा में नहीं है? देखिए, गणितीय सादृश्यता पूरी तरह से अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का परीक्षण है। भाषा में सांस्कृतिक संदर्भ हो सकते हैं, है ना? लेकिन संख्याओं का तर्क एकदम सार्वभौमिक होता है। लॉजिक तो हर जगह सेम ही रहेगा ना, नंबर्स का। बिल्कुल। अब इस 25 और 37 वाले उदाहरण को ही बारीकी से देखते हैं। यहाँ 25 असल में 5 का वर्ग है यानी स्क्वायर है, और उसके साथ 37 दिया गया है। तो 37 कैसे बना? 5 के स्क्वायर से 37 का क्या लेना देना? यही तो ट्रिक है। अगर 5 में 1 जोड़ें तो 6 आता है। 6 का वर्ग 36 है और उसमें 1 जोड़ने पर 37 मिलता है। तो यहाँ नियम क्या बना? एक संख्या का वर्ग और फिर अगली संख्या के वर्ग में 1 जोड़ना। ओह, तो अब इस नियम को हमें 49 पर लागू करना है। मतलब 49 असल में 7 का वर्ग है। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। तो नियम के अनुसार अगला कदम होगा 7 में 1 जोड़ना, जो 8 हो गया। 8 का वर्ग 64 है और उसमें 1 जोड़ने पर जवाब 65 आना चाहिए। एकदम सही, उत्तर 65 ही है। लेकिन एक बात कहूं, एग्जाम हॉल के उस भारी दबाव में ये 65 वाला लॉजिक तुरंत क्रैक करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वहां तो घबराहट में कोई भी सबसे पहले 25 और 37 का सीधा अंतर देखेगा, मतलब 12 निकालेगा। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। और फिर 49 में 12 जोड़ के 61 उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा। और जब विकल्प में 61 नहीं मिलेगा तो बस पैनिक शुरू हो जाएगा। और यही वो जगह है जहां परीक्षा सेट करने वाले असल में उम्मीदवार की परीक्षा लेते हैं। सादृश्यता में एक प्राथमिकता क्रम होता है जिसे प्रायोरिटी ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? इसका मतलब है कि अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, घन यानी क्यूब्स और वर्ग के तर्क हमेशा साधारण जोड़ या घटाव से ऊपर रखे जाते हैं। ये इस बात की जांच है कि क्या परीक्षार्थी ने सिर्फ आसान रास्ता चुना या वो संख्याओं की गहरी संरचना तक पहुंच पाया। ये तो काफी गहरा लॉजिक है। हाँ, इसी तरह एक और सरल सा उदाहरण है 724। देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें छुपा हुआ समीकरण है 7 को 3 से गुणा करें और उसमें 3 जोड़ दें तो 24 मिलता है। मतलब x इंटू 3 प्लस 3 का लॉजिक। ये मानसिक गणित की बहुत ही तेज प्रक्रिया है। और अगर ये काफी नहीं था तो इन लोगों ने अक्षरों और संख्याओं को मिलाकर एक मिश्रित सादृश्यता भी बना दी है। हाँ, मिक्स्ड एनोलॉजी, जैसे वर्णमाला के साथ नंबर्स जोड़ देना। वही जैसे स्रोत सामग्री में वो उदाहरण था ना, TJ.2.XH. बिल्कुल।
मिश्रित सादृश्यता असल में दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण है। इसमें वर्णमाला में अक्षरों का स्थान याद होना बहुत जरूरी है। अब टी अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है ना? और जे 10वां, तो 20 को 10 से भाग देने पर 2 आता है। अच्छा, तो TJ बराबर 2 ऐसे आया। इसी तरह X 24वां अक्षर है और H 8वां, तो 24 को 8 से भाग देंगे तो परिणाम 3 होगा। एकदम सही। इसके लिए दिमाग को वर्णमाला और संख्याओं के बीच 1 सेकंड के 100वें हिस्से में स्विच करना पड़ता है। और एक शिफ्ट पैटर्न भी होता है, जैसे FJUL, BOQQ, LHRX, HMNC। वो +5 और -4 का शिफ्ट पैटर्न। हाँ, बिल्कुल। और स्विच करने की बात करें तो गैर मौखिक सादृश्यता यानी नॉन वर्बल एनालॉजी का क्या कहना? अरे बाप रे, वो तो बिल्कुल ही एक अलग डायमेंशन में ले जाती है। उसमें तो ना शब्द है ना संख्याएं हैं, सिर्फ आकृतियां और चित्र हैं जो घूम रहे हैं। कोई 90 डिग्री पर मुड़ रहा है तो कोई 180 डिग्री पर उल्टा हो रहा है। हाँ, गैर मौखिक सादृश्यता मुख्य रूप से स्थानिक बुद्धिमत्ता यानी स्पेशल इंटेलिजेंस का परीक्षण है। बिना किसी भौतिक वस्तु को छुए सिर्फ दिमाग में किसी आकृति को घुमाना और यह अनुमान लगाना कि मुड़ने के बाद वो कैसी दिखेगी, ये तो सच में एक बहुत ही उच्च स्तर का संज्ञानात्मक कौशल है। बिल्कुल। एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट या फील्ड में काम करने वाले अधिकारी के लिए परिस्थितियों का मानसिक चित्रण कर पाना बहुत जरूरी होता है। सादृश्यता की इन सारी परतों को खोलने के बाद एक बात तो मुझे स्पष्ट हो गई है कि सादृश्यता पारदर्शी होती है। नियम हमारी आंखों के सामने एक उदाहरण के रूप में मौजूद होता है, बस उसे पहचान कर कॉपी करना होता है। हाँ, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब हम जिस विषय की ओर बढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, उसका मिजाज बिल्कुल अलग है। ये तो बिल्कुल व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसा लगता है मुझे। बहुत बढ़िया तुलना की आपने। है ना? पेपर सेट करने वाला मैसेज को एन्क्रिप्ट कर देता है और परीक्षार्थी को डिक्रिप्शन एल्गोरिथम बनना पड़ता है। नियम कहीं लिखा नहीं होता, उसे खोजना पड़ता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ ही है किसी जानकारी को एक छिपे हुए तार्किक पैटर्न में बदलना और फिर उस कोड को तोड़कर मूल जानकारी या शब्द तक पहुंचना। ये तो जासूसों वाला काम हो गया। हाँ, ये डेटा सुरक्षा, गुप्तचर एजेंसियों और सामान्य रूप से सूचनाओं को सुरक्षित रखने का मूल सिद्धांत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह मानसिक दृश्यता और पैटर्न पहचानने की गति का सबसे बड़ा टेस्ट है। गति की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या पर आते हैं। एग्जाम हॉल में जब घड़ी की टिक टिक बम की तरह सुनाई दे रही होती है, तब अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के नंबर याद करना, जैसे A का 1, Z का 26, एक दुस्वप्न बन जाता है। वो तो है। प्रेशर में सब भूल जाता है इंसान। बिल्कुल, वहां उंगलियों पर ABCD गिनना तो अपना ही समय बर्बाद करने और आत्महत्या करने जैसा है। इस समस्या को बाईपास करने का कोई अचूक तरीका तो होना चाहिए, है ना? हाँ, उंगलियों पर गिनने से न सिर्फ समय बर्बाद होता है बल्कि गलती होने की गुंजाइश भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए विशेषज्ञों ने इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक समाधान निकाला है, जिसे EJOTY कॉन्सेप्ट कहते हैं। EJOTY? ये क्या है? यह मानव मस्तिष्क की चंकिंग मेमोरी पर आधारित है, जहां हम बड़े डेटा को छोटे हिस्सों में याद रखते हैं। EJOTY असल में 5 के गुणकों यानी मल्टीपल्स का शॉर्टकट है। E मतलब 5, J मतलब 10, O हो गया 15, T है 20 और Y है 25। मैं समझ गई। मतलब हर 5वां अक्षर एक चेक पॉइंट या हाईवे के माइलस्टोन की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। तो अगर अचानक से ये पता लगाना हो कि M का स्थान क्या है, तो शुरुआत से A से गिनने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग तुरंत J यानी 10 को याद करेगा और वहां से K 11, L 12, M 13 तक पहुंच जाएगा। ये वाकई समय और ऊर्जा दोनों बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ना? और सिर्फ सीधा क्रम ही नहीं, विपरीत अक्षर नियम यानी रिवर्स ऑर्डर रूल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार कोड बनाने वाला Z को 1 और A को 26 मानकर पैटर्न बना देता है। मतलब इसके तहत विपरीत जोड़े बनते हैं, जैसे A के विपरीत Z और B के विपरीत Y। हाँ। लेकिन इन जोड़ों को याद रखना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या इसे डिकोड करने का भी कोई गणितीय फॉर्मूला है? बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली गणितीय सूत्र है, 27 - n। 27 - n, ये कैसे काम करता है? किसी भी अक्षर के शुरुआत से स्थिति और अंत से स्थिति का योग हमेशा 27 होता है।
ये एक स्थिर नियम है। चलिए इसे एक उदाहरण से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे डी का विपरीत अक्षर खोजना है। डी शुरुआत से चौथे स्थान पर है। हाँ, डी का एन हो गया 4। तो फॉर्मूले के अनुसार 27 में से 4 घटा देंगे, परिणाम आया 23। और EJOT के T यानी 20 से आगे गिने तो U 21, V 22, W 23, यानी D का विपरीत W होगा। अरे वाह, ये तो वाकई सेकंड्स में हल हो गया। यही इस सूत्र की खूबसूरती है। और इन बुनियादी नियमों को समझने के बाद ही परीक्षार्थी असली कोडिंग के प्रकारों का सामना कर सकते हैं। परीक्षाओं में कोड्स को कई तरीकों से घुमाया जाता है। जैसे कोडिंग के टाइप्स होते हैं ना, मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स शिफ्ट के बारे में पढ़ा है। हाँ, सबसे आम है फॉरवर्ड शिफ्ट और रिवर्स शिफ्ट। जैसे बुक को CPPL लिख देना। यहाँ हर अक्षर को एक कदम आगे खिसका दिया गया है, यानी +1 पैटर्न है। B का C, O का P। बिल्कुल। और इसी तरह पेंसिल को QFODJM लिखा जाएगा, या फिर रिवर्स शिफ्ट में एग्जाम को VCZN लिखना, जो कि सीधे विपरीत अक्षरों का उपयोग है। E का V, X का C। और वो नंबर और प्रतीक वाली कोडिंग जिसमें CAT को 24 कहते हैं। हाँ, वो टाइप 3 है। C3 है, A1 है, T20 है, जोड़कर 24। फिर DOG 26 है, तो PIG क्या होगा? 16 + 9 + 7 यानी 32। लेकिन चीजें तब बहुत ज्यादा दिलचस्प और उलझी हुई हो जाती हैं जब प्रतिस्थापन कोडिंग सामने आती है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। हाँ, स्रोत सामग्री में एक उदाहरण दिया है। अगर व्हाइट को ब्लू, ब्लू को रेड और रेड को येलो कहा जाए तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? अब कोई भी सामान्य इंसान जो थोड़ा सा भी विज्ञान जानता है, वो तुरंत रेड यानी लाल पर टिक करना चाहेगा। और यही वो जगह है जहां सबसे होशियार लोग भी गलती कर बैठते हैं। ये सवाल विज्ञान या सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर ही नहीं रहा है। ये संज्ञानात्मक असंगति यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस का परीक्षण है। मतलब हमारे पूर्व ग्रहों का टेस्ट। बिल्कुल। इंसान का दिमाग अपनी पुरानी जानकारी पर भरोसा करना चाहता है कि खून तो लाल ही होता है, लेकिन परीक्षा का नियम कहता है कि आपको दिए गए नए कृत्रिम नियमों का पालन करना है। और उस कृत्रिम दुनिया में रेड को येलो नाम दिया गया है। एकदम सही। इसलिए सही उत्तर येलो होगा। ये असल में ये जांचता है कि क्या कोई व्यक्ति पूर्व ग्रहों को छोड़कर नए स्थापित नियमों के अनुसार काम कर सकता है या नहीं। ये तो सच में दिमाग को एक नए सांचे में ढालने जैसा है। और आधुनिक परीक्षाओं में, खासकर हाल की SSC और बैंकिंग परीक्षाओं में, तो एक और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, प्रतीक आधारित कोडिंग या मिश्रित कोडिंग। हाँ, सिंबल बेस्ड कोडिंग। जैसे TOME को $$ लिख दिया, RE को 0 लिख दिया और फिर उसी आधार पर रिमोट का सीधा प्रतीक मैपिंग पूछ लिया। प्रतीक आधारित कोडिंग और नए पैटर्न्स आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती हैं। कभी-कभी वे स्वरों यानी वॉवल्स और व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट्स के लिए बिल्कुल अलग-अलग नियम बना देते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे सभी स्वरों में +1 कर दिया और व्यंजनों में -1 कर दिया। इस तरह के बहुचरणीय मतलब मल्टी स्टेप कोड्स को तोड़ने के लिए बहुत पैनी नजर चाहिए। ये सब सुनने में बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन परीक्षा हॉल की हकीकत कुछ और ही होती है। वहां तो घड़ी हर सेकंड आपका आत्मविश्वास कम कर रही होती है। हाँ, वो प्रेशर अलग ही होता है। इन सारे लॉजिक, EJOT, 27-N और संज्ञानात्मक असंगति वाले सिद्धांतों को अगर समय सीमा के अंदर लागू नहीं किया जा सका तो ये सब बेकार है। तो ऐसे में ट्रायाज या प्राथमिकता की रणनीति क्या होनी चाहिए? सब कुछ 1.5 मिनट के भीतर कैसे हल किया जाए? समय प्रबंधन ही सफलता की असली चाबी है। सबसे पहली और सबसे क्रूर रणनीति ये होनी चाहिए कि किस सवाल को छोड़ना है, ये तुरंत तय किया जाए। मतलब छोड़ना भी एक कला है। बिल्कुल। अगर कोई कोडिंग का सवाल पहले 30 सेकंड में अपना पैटर्न नहीं दिखा रहा, विशेष रूप से जटिल गणितीय पैटर्न या बहुचरणीय मिश्रित कोडिंग, तो उसे तुरंत छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। उसे दूसरे प्रयास के लिए सुरक्षित रखें। ये बहुत अहम बात कही आपने। ईगो पर लेकर किसी सवाल पर 5 मिनट बर्बाद करना सबसे बड़ी हार है। पहले प्रयास में सीधे अक्षर शिफ्ट और आसान सवाल करने चाहिए। तेजी से हल करने के लिए एलिमिनेशन मेथड भी तो एक बहुत बड़ा हथियार है ना? बिल्कुल। विकल्पों को हटाना यानी एलिमिनेशन उत्तर खोजने से ज्यादा तेज प्रक्रिया है।
अक्सर पैटर्न का सिर्फ पहला और आखिरी अक्षर डिकोड करने से ही 4 में से 3 विकल्प गलत साबित हो जाते हैं। अरे हाँ, पूरा कोड डिकोड करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सही कहा। इसके अलावा एक बहुत ही व्यावहारिक टिप यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही जब आपको रफ शीट मिलती है तो उस पर ए से जेड तक 1 से 26 नंबरों के साथ और उनके विपरीत जोड़े तेजी से लिख लेने चाहिए। ये छोटा सा काम परीक्षा के दौरान जो मानसिक शांति और समय देता है वो सच में अमूल्य है। ये पूरी चर्चा इस बात का एहसास कराती है कि एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ रटने का कोई नीरस विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्मार्ट तरीके से पैटर्न पहचानने, दिमाग के तारों को तेजी से जोड़ने और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सोचने का एक शानदार खेल है। अगर एक बार इसके पीछे का विज्ञान समझ आ जाए तो ये परीक्षा का सबसे मजेदार हिस्सा बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। और इस चर्चा को समेटते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस विषय के फलक को बहुत बड़ा कर देता है। जी बिल्कुल, बताइए। हम इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने दिमाग को इन छोटे छोटे अक्षरों और संख्याओं के छुपे हुए तार्किक पैटर्न पहचानने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो क्या हमारी ये रोजमर्रा की भाषा, हमारे हाव भाव और हमारी पूरी मानव संचार व्यवस्था भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत जटिल कोडिंग सिस्टम नहीं है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हना दिमाग हर सेकंड बिना हमें बताए हवा में तैरती ध्वनियों को डिकोड कर रहा है और उन्हें अर्थ में बदल रहा है। परीक्षा का ये सेक्शन बस हमारे उसी प्राकृतिक कौशल का एक थोड़ा अधिक अनुशासित परीक्षण है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।